लॉन नंबर ना आगे तो हो गया है। देखो तारे की टीम देखो यहाँ करो टीम आ रहा है लॉन नंबर में कच्चे भाई। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की फोकस दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। तो जब आँख के ठीक है ना फोकस दूरी अधिक हो जाता है, अधिक हो जाने के बाद क्या होता है वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। और अगर समंजन क्षमता की बात किया जाए तो आँख के देखो दूरी कैसे होती है, फोकस दूरी कैसे होता है। जैसे मानो नेत्र लेंस है, ठीक है समझो, तो ये नेत्र लेंस हो गया। तो नेत्र लेंस पर ये यहाँ पर आता है सिलियरी मसलस इसलिए जुड़ा रहता है ना, सिलियरी मसलस जुड़ा रहता है। तो सामान्य आँख के लिए जो हम लोग का है ठीक है ना, सामान्य आँख के लिए कितना दूरी है 25 सेंटीमीटर है ना। और सामान्य नजदीक के लिए है दूर के लिए क्या होता है अनंत होता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि फोकस दूरी बढ़ा देने से क्या होगा, यही ना बोल रहा है इसका जो हाँ दूरी किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देने से। अब देखो जैसे मानो सुनो, मानो यहाँ पे कोई वस्तु है ठीक है ना, अब इसको आंख देख रहा है ठीक है ना, इसको देख रहा है। मानो यहाँ ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रहा है सिर्फ किसी नेत्र लेंस की वस्तु की दूरी बढ़ाने पर। देखो तो ये बताओ जब यहाँ 25 सेंटीमीटर है तो सामान्य आंख है तो इसको साफ साफ देख ले रहा है क्या। और जैसे इसका हम लोग यहाँ पे दूरी बढ़ा देंगे वस्तु के दूरी, तो वस्तु के दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा नेत्र लेंस के फोकस दूरी भी बढ़ जाएगा। इसको सिलियरी मसलस थोड़ा सा बढ़ा देगा, बढ़ाएगा नू। इसलिए यदि हम लोग की वस्तु को दूरी रखे हुए वस्तु को देखने के लिए सिलियरी मसलस क्या करता है आई लेंस को थोड़ा सा लंबा कर देता है, ठीक है ना। लंबा क्यों करता है, उसका लंबा करने का मेन रीजन ये होता है कि चूंकि वो लंबा करता है कि अच्छा से प्रकाश का हो अपवर्तन आंख में हो। जब प्रकाश आंख में अपवर्तन होगा तब अच्छा से रेटिना पर जाएगा, जब रेटिना पर जाएगा तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और हम लोग देखने में आसानी होगा। समझ में आया नू। तो यहाँ लिख सकते हैं देखो वस्तु को दूरी बढ़ाने से क्या देखो वस्तु को दूरी बढ़ाने से आँख की क्या होता है, आँख की लेंस लंबी हो जाती है ना, लंबी हो जाती है क्योंकि लंबी हो जाती है ठीक है ना। और लंबी क्यों हो जाती है, क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब उसका क्लियर बन जाए, ठीक है ना, यानी उसको साफ साफ हम लोग देख सके। तो आँख से लेंस आँख की लेंस लंबी हो जाती है इसलिए क्योंकि वस्तु का हो साफ साफ दिखाई दे, ठीक है ना। स्पष्ट दिखाई दे, समझ में आया ना, स्पष्ट दिखाई दे। इसलिए क्या होता है आँख के लेंस बड़ा हो जाता है। इसे छोटा वस्तु है तो आँख के लेंस छोटे रहेगा, लंबेगा थोड़े। अब बड़का वस्तु देखना है तो आँख के नेत्र को थोड़ा लंबाना पड़ता है, ठीक है ना। उसको तो लंबा कौन करता है, इसका मेन कारण कौन है सिलियरी मसलस, ही ना है। सिलियरी मसलस ही काम करता है इसको छोटा करने का, बड़ा करने का, ठीक। समझ में आया नो। वस्तु नजदीक है तो आँख के लेंस चिपटा हो जाता है, क्या चिपटा हो जाएगा। और वस्तु दूर है तो आँख के लेंस लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। लंबा होगा वहां पे काहे के लिए, तो वहां पे कौन लगेगा अवतल लेंस के चश्मा काम करने, किसकी उसका फोकल लेंस का होता है बड़ा होता है का। अब आपको इतना पे लाके पड़ेगा तो क्या होगा, खराब होगा, खराब हो जाएगा। इतना पर आराम से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप आराम से किताब पढ़ सकता है। अब कोई लेके यहाँ से वहां इसको रख तो पढ़ाए नहीं पढ़ाएगा, ठीक। बैठो आओ अभी 20 बजे, ठीक। समझ में आया ना भाई।
क्यों बढ़ाया जाता है? वस्तु दूरी बढ़ता है तो क्या होता है? आँख की लेंस दूरी बढ़ जाता है। समझ में आ गया? क्या बढ़ता है कि वस्तु को साफ साफ देखने के लिए क्या रेटिनापात उसका सही प्रतिबिंब बन जाए। अब देखो 10 नंबर 10 के ऊपर बस देखो, बस के ऊपर मेला देखिए, यहाँ ध्यान दो। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सब तक कहानी पढ़ाइए दिए हैं। हाँ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं का? चंद्रमा भी नहीं टिमटिमाते हैं, लेकिन ये तारे टिमटिमाते हैं। कहे टिमटिमाते हैं? देखो पहले कथा सुन लो, तू लोग अपना से भी लिख सकता है क्या? वो आसान है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि तारे क्या है? पृथ्वी से बहुत ऊंचा है, क्या बहुत दूर है, और पृथ्वी से बहुत दूर है तारे। तो पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में, ठीक है ना, कभी वायुमंडल जो होता है ना शांत नहीं होता है। शांत मतलब क्या है? कभी शांत नहीं, कभी इधर कभी उधर करते रहता है। और वायुमंडल में मालूम है कि 2 तरह के हवा है, क्या 2 तरह का हवा है? एक यहाँ पे ठंडा है और एक यहाँ पे गर्म हवा है, क्या ठंडा और गर्म है। इसको बताए थे, समझाने के लिए बोले थे कि देखना गर्म हवा के उस बगैर देखने के बाद क्या होता है? वस्तु हिलती डुलती दिखाई देती है, क्या भाई? या ज्यादा ठंडा पानी है तो उसमें देखना, पानी में नहाते हुए पानी में आपका खोलना लगेगा, इधर उधर कूद रहा है, उसमें कूदता है ना भाई, जो तैरता है उसको मालूम है, ठीक है ना। या गर्म हवा के उधर देखना तब हिलते डुलते दिखाई देता है, ठीक है ना। तो वायुमंडल में जो है ना, ये गर्म और ठंडा हवा, इसे मानो यहाँ पे ये तारे हो गया मानो, ठीक है ना, समझो तारा हो गया मानो, और यहाँ पे हम लोग खड़ा है, यहाँ पे हम लोग है। अब पहले क्या होता है? देखिए पहले तो इससे प्रकाश आके हम लोग के आंखों में जाएगा, क्या तब इस पर पड़ेगा तब हम लोग को दिखाई देता है। मतलब कोई भी चीज पर पहले प्रकाश पड़ता है, उसको हम लोग के आंखों में आता है, तब हम लोग को दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है? जब यहाँ से आता है हम लोग के आंखों में, ठीक है ना, प्रकाश, तब क्या होता है? यहाँ ठंडा गर्म हवा है, तो कभी कभी क्या होता है कि इसके बीच में ठंडी हवा हो जाता है, ज्यादा ठंडी हवा, तो लस इस तक कच हो जाता है, मतलब हट जाता है। गर्म होगा, फिर नॉर्मल हवा आएगा, फिर चलाएगा, फिर गर्म आएगा, फिर हट जाएगा। इस तरह करते करते इस तरह आता है ना, तो क्या होता है? हम लोग के झिलमिल करते, मतलब कि टिमटिमात नजर आता है, ठीक का। इस तरह करेंगे तो नहीं लगेगा झिलमिला रहा है। तो वैसे ये ठंडी और गर्म हवा के चलते क्या होता है? तारे हम लोग के टिमटिमात नजर आते हैं। अब किसका मेन कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखो गर्म और ठंडा 2 तरह का हवा होता है। देखो गर्म हवा के घनत्व कम होता है, गर्म हवा के विचलन ज्यादा होता है, ठीक है ना। यानी गर्म हवा में प्रकाश तेज चलता है, ठंडा हवा में तेज नहीं चलता है। अब गर्म का मतलब ये नहीं कि पूरा गर्म, मिनिमम में, ठीक। इसलिए गर्म हवा का होता है घनत्व कम होता है। तो वायुमंडलीय ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि तारे क्या है? वायुमंडल से यानी पृथ्वी से क्या है? बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। अब बहुत दूर है तो वायुमंडल में क्या होता है? 2 तरह के हवा है, क्या वायुमंडल में गर्म हवा है, गर्म और ठंडा। पृथ्वी से दूर है कि पृथ्वी दूर है? पृथ्वी से बहुत दूर है, ठीक है ना। कौन दूर है पृथ्वी से? तारे। पृथ्वी से बहुत दूर कौन चीज है? तारे है। तो पृथ्वी से तारे लिख दी, लिख लो तारे। तारे का है बहुत दूर है। वायुमंडल में गर्म और ठंडा दोनों हवाएं हैं, क्या दोनों हवाएं हैं। इसलिए हम लोग के आंखों में, हम लोगों को आंखों में, तो कथा कहानी तो बता, देखो आंखों में रिफ्रैक्शन एक साथ मतलब कि लगातार नहीं हो पाता है, कभी करता है कभी आता है, कभी करता है कभी आता है, क्या तो एक बराबर नहीं हो पाता है, एक बराबर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। नहीं, ये तो अपना से भी लिखा सकता है, क्या अपना से भी नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और इसका मेन रीजन इसका ये है, इसका मेन रीजन क्या है? तो इसका ये क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का इसका मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है ये भी बता दिए हैं, क्या अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन भी उसी कारण होता है, क्या गर्म ठंडा हवा कारण पार्टिकल है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। समझ में आया नु? समझ में आ गया? तारा का टिमटिमाला ठीक बा, पृथ्वी से दूर बा,
ठीक बा। और यहाँ वायुमंडल में गर्म ठंडा हवा है, इसलिए उसे टकराते जब आता है हम लोग के आंखों में, इसका लाइट, इसका प्रतिबिंब जब आंखों में बनता है तो ये जो होता है रिफ्रैक्शन यहाँ पर टकराते है, इस तरह आता है, इसलिए तारे टिमटिमाते नजर दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो 11 नंबर भाई जी बना नहीं है, कौन मिलवा? जी भैया जी बना कर ले आज बड़ी पिक्चर के पढ़ा तब काम आवता। देखो लो चलो ये देखो, ये के बाद समझो यहाँ पर 11 नंबर जी 12 नंबर भैया जी 11 नंबर बोला है कि व्याख्या कीजिए ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। हाँ, ग्रह काहे नहीं टिमटिमाते हैं, तारे काहे टिमटिमाते हैं का? अब टिमटिमाते का मतलब काहे टिमटिमाते हैं, ठीक है? तो देखो पिछला बता दिया पीछे वाला कि का है ग्रह। देखो तारा जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए टिमटिमाता है। और बीच में वायुमंडल है, उसमें गर्म हवा, गर्म और ठंडा हवा दोनों है का। लेकिन है जो यहाँ पे ग्रह है, ये भी तो ऊपर ना है भाई, नीचे थोड़ा ना है। तो देखो ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाता है क्योंकि ग्रह क्या है, पृथ्वी से बहुत नजदीक है, पहला बात, ठीक है ना। और तारों के अपेक्षा बहुत बड़ा है, ठीक है ना। आप देखना सुई में धागा लगाने में दिक्कत होता है नु का भाई। और उसी में सुई का अगर बड़का कोई, अगर मानो सुई में दिक्कत होता है और बड़का कोई होल हो तो में दिक्कत होगा, फट चल जाएगा का है चले उधर के। क्योंकि हम लोग के का वहाँ देखो दिक्कत ये है कि छोटा है तो उसमें अपवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। उसमें हवा जो है इधर उधर उसको मारा, इसलिए आंख के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब साफ नहीं बनता। लेकिन बड़का जो है ना, उसका प्रतिबिंब जो साफ होने का आंखों में बनता है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक जो होता है ना वो शून्य होता है। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, जो झिलमिलाता है ना वो झिलमिलाता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग के आंख में उसका प्रतिबिंब बन जाता है, इसीलिए क्या होता है उसमें आसानी होता है। तो इसमें देखो इसका फर्स्ट रीजन यही है कि देखो तारे की अपेक्षा ग्रह बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और तारा जो है पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन ग्रह क्या है, पृथ्वी के बहुत नजदीक है, बड़ा है और नजदीक है। इसी कारण इसका अपवर्तनांक जो होता है ना, इसका अपवर्तन ये शून्य होता है, बड़ा होने का इसका अपवर्तन शून्य होता है। इसीलिए हम लोग के आंखों में ये अपवर्तन बहुत आसानी से हो जाता है, लगातार हो जाता है। इसलिए हम लोग के ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। सेम कारण इसका चंद्रमा का भी है, चंद्रमा भी टिमटिमाता नहीं है, उसका भी यही कारण है क्योंकि वह पृथ्वी से बहुत नजदीक है। देखो तो इसका फर्स्ट रीजन ये होगा कि पृथ्वी से ग्रह क्या है, बहुत नजदीक है, ठीक है ना, बहुत नजदीक है, नजदीक है। देखो लिखेंगे शॉर्टकट में इसको समझने का प्रयास करें, पूरे इतना बोलेंगे उतना लिख नहीं पाएंगे। देखो पृथ्वी से ग्रह क्या है, बहुत ही नजदीक है। अब देखो यहाँ पर तारों की अपेक्षा, मानो तारों की अपेक्षा क्या है, ये बहुत बड़ा है। कौन सा? तो ग्रह बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा कौन सा ग्रह है, ठीक है ना, ग्रह है। यानी तारों की अपेक्षा बहुत बड़ा ग्रह है और पृथ्वी से बहुत ही नजदीक है, ठीक है, नजदीक है और बड़ा है। और देखो और जो कहानी होता है ग्रह में वही कहानी होता है चंद्रमा में। चंद्रमा और ग्रह दोनों सेम एक ही काम करता है, ठीक है ना। और देखो वो इसका मेन रीजन यही है कि जो इसका होता है ना, मतलब जो इसका अपवर्तन होता है, ठीक है, अपवर्तन, ठीक, तो इसका अपवर्तन जो भी होता है ये अपवर्तन का होता है शून्य होता है। तो अपवर्तन शून्य होने कारण, ठीक है ना, ये अपवर्तन या अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब क्या होता है, चमकीला, जितना कौन चीज चमकता है उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा। उसे हीरा का अपवर्तनांक सबसे बेसी पीछे पढ़ा दिए हैं। तो अपवर्तन या अपवर्तनांक इसका क्या होता है, शून्य होता है। शून्य मतलब कि ये जो है ना गर्म ठंडा हवा बीच में है तो ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो बड़ा है तो हम लोग के आंखों में जो अपवर्तन बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हम लोग ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते। समझ में आए? बोल देना, समझ में नहीं तो बोलना पृथ्वी से बहुत नजदीक बाटे, सबसे बड़का रीजन, ठीक बा। और तारा से बहुत बड़का बा, ठीक बा, तारा बहता बड़का तई बहता बड़का, दूगो बोल
तीसरा का रिजल्ट लिख देना एग्जाम में कि इसका जो अपवर्तनांक या अपवर्तन जो होता है ना वो शून्य होता है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तारे दूर भी है, उसका अपवर्तनांक शून्य नहीं होता है। ठीक है, समझ में नू? अब देखो ये हो गया, देखो 12 नंबर समझ में आया। और इसका लंबा लेक्चर लिखना होगा तो बोले है उस तरह लिख लेना, ठीक बा, हो जाएगा। अब 12 नंबर बोल रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य ताप क्यों प्रतीत होता है, मतलब कहा था सूर्य उगेला तब डूबेला तब लाल क्या दिखाई देला, सिंपल समझ जाए भाई, ठीक बा। तो देखो सूर्य उगता है और डूबता है तो लाल क्या दिखाई दे, इसका मेन कारण तो है परकिरण कारण, ठीक है ना। क्योंकि पीछा बता दिए कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका विचलन कम होता है का, और जिसका विचलन कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। यानी जो लाल का जो है विचलन वेवलेंथ कम है तो विचलन लाल का वेवलेंथ तो ज्यादा है, लाल का वेवलेंथ ज्यादा है तो विचलन का है कम है, और बैगनी का वेवलेंथ कम है तो विचलन ज्यादा है। तो इसमें जब प्रकाश जब परकिरण होता है ना तो जिसका वेवलेंथ कम है ना वो ज्यादा दिखाई देता है, जिसका विचलन कम है वो ज्यादा दिखाई देता है। तो सूर्य जब उगते समय क्या होता है, ये जो परकिरण जो होता है प्रकाश में जो बूंद होता है ना पानी का बूंद, उससे जब परकिरण होने के बाद क्या होता है, सभी रंग का परकिरण होता है, लेकिन क्या होता है लाल की अपेक्षा सभी रंग के परकिरण कम होता है, ठीक है ना, बहुत कम है, और लाल का ज्यादा होता है। इसीलिए क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि सुबह धुंध वगैरह रहता है तो लाल, ऐसे भी लाल हम लोग का आँख क्या तेजी में देख लेता है, ठीक है ना, और सब देखने में दिक्कत होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिख देना कि जब परकिरण में सबसे अधिक परकिरण होता है लाल के, इसलिए सूर्य उगते समय लाल प्रतीत होता है और डूबते समय भी लाल होता है, क्योंकि डूबते समय भी सारा रंग का परकिरण लगभग खत्म हो जाता है, ठीक है ना, लाल का परकिरण बच जाता है ज्यादा, इसीलिए हम लोग को लाल दिखाई देता है। और जब मूली पर चढ़ जाता है, ठीक है ना, तो सब रंग का परकिरण मिल के साफ दाल भुजिया बना के एक के बेर उजर हो जाता है, का सब वह दिखाई देता है और गोल दिखाई देता है, बताया था ना, ऊपर गोल दिखाई देता है, इधर चापटा इधर भी चापटा, ऊपर गोल, इधर परकिरण लाल ज्यादा है इधर लाल ज्यादा है, और बीच में क्या है सब मिलके व्हाइट बना देता है, समझ में आया। तो देखो यहाँ लिख सकता है लोग कि लाल रंग का परकिरण, ठीक है ना, परकिरण क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। और इसका एक ये भी है कि जब बूंद में जब पड़ता है किसी बूंद पर तो ये स्पेक्ट्रम का काम करता है, प्रिज्म काम करता है ना, तो प्रिज्म क्या करता है 7 रंग का विभाग करता है, तो इसका विचलन कम होता है, इसलिए मतलब सबके ज्यादा है तो विचलन कम होता है, लेकिन विचलन के हिसाब से सब रंग से ज्यादा इसका होता है, ठीक है ना। तो इससे परकिरण ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है लाल दिखाई देता है, ठीक है ना, लाल दिखाई देता है। अब तो लोग जो सर बोले हैं लेक्चर उस तरह तो अपना लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, लाल दिखाई देता है, अब उतना लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया लोग, समझ में सुबह क्या दिखाई देता है, ठीक। इसमें एक और लेक्चर बताए हुए थे कि उगले से 2 मिनट पहले दिखाया, डूबला के 2 मिनट बाद ले, वो बताया नहीं। अब पड़ता कारण का भाई, वैसे यहाँ सूरज है तो उगेगा तो यहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा का, यहाँ बनेगा तो आंखों में आएगा तो हम लोग को पहले दिखाई देगा का, तो बता दिए थे। देखो यहाँ तो समझ में क्या दिखाई देता है सवेरे। अब देखो 13 नंबर देखो, लास्ट नंबर भाई देखो, बोल रहा है किसी यांत्रिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। ये तो एक बता दे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सारे रंग की अपेक्षा 2 गो रंग के क्या होता है परकिरण ज्यादा हो जाता है, बैंगनी और नीला के, और बैंगनी और नीला में भी सबसे पीछे हो जाता है नीला के, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि वायुमंडल यांत्रिक में जो भी लोग जाता है उसको आकाश जो हम लोग कैसा है नीला है, लेकिन वो लोग काला दिखाई देता है, क्या है। तो देखो इसका रीजन ये है कि वायु, देखो यहाँ पर यांत्रिक्ष में कोई वहां पे जो होता है ना कण नहीं है पहला कारण, और वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है, यांत्रिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, तो यांत्रिक्ष में यदि कोई वायुमंडल नहीं है तो वहां पे कोई प्रकाश जाएगा नहीं, और जब वहां कोई प्रकाश जाएगा नहीं तो परकिरण होगा नहीं, जब परकिरण होगा नहीं तो प्रकाश निकलेगा नहीं, और जब प्रकाश निकलेगा नहीं तो दिखाई देगा नहीं।
अब अनारा कोठरी में कोई जाए बोले कि हमको कोई सामान देखना है तो दिखाई देगा? प्रकाश डालना पड़ेगा नू, क्योंकि सब प्रकाश तो नहीं है, प्रकाश डालेंगे दिखाई दे देगा। तो वही कारण हम लोग के अंतरिक्ष में कोई कण नहीं है, वायुमंडल में नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है, इसलिए क्या होता है वहाँ प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता है। जब नहीं होता है तो आकाश का दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। समझ में आया नू? तब देखो यहाँ क्या होता है, देखो यांतरिक्ष, सबसे पहले यांतरिक्ष में कोई कण नहीं है, कोई कण और कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है ना? कोई वायुमंडल नहीं, कोई कुछ और वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है उसमें। जब वायुमंडल है प्रकीर्णन कहाँ हो गया? होगा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है ना? इसलिए क्या होता है, काला दिखाई यांतरिक्ष काला दिखाई दे। यांतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? आकाश काला दिखाई देता है, किसी को दिक्कत बन गया, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है? उतार।